चलो बच्चों, हम लोग जैसे कि ये जान गए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज इमिट्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, यानी कितने टाइप के रेडियो एक्टिव रेज होते हैं और वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से इमिट्स होते हैं। तो चलिए इसी को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड और शोडी ने एक थ्योरी दिया जिसको हम जानते हैं थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव, आप भी कह सकते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हो, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन बोल सकते हो, जिसको किसने दिया? बाय रदरफोर्ड एंड शोडी। और भी साइंटिस्ट थे, शोडी थे, फजान्स थे, रशल थे, बट ये दोनों लोग मेन थे। तो इनके बारे में आप जानिए कि किसी भी एटम्स के कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हो, उसके न्यूक्लियस से अगर अल्फ़ा पार्टिकल इमिट्स हो जा रहा है या बीटा पार्टिकल इमिट्स हो जा रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल के इमिशंस के बाद क्या होता है कि क्या चेंज आएगा उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने बताया, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के इमिशन के बारे में इन्होंने सबसे पहले ये बताया। वी नो दैट अल्फा पार्टिकल्स फॉर्म बाय 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल किससे फॉर्म होता है? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स में। अगर 2 प्रोटॉन्स आपका इमिट्स हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो उसके एटॉमिक नंबर में क्या हो गई? 2 की डिफिशियंसी हो जाएगी, है ना। अब 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स दोनों निकल जा रहा था, इसका मतलब उसके न्यूक्लियन नंबर कितने चेंज हो जाएंगे? 4, क्योंकि न्यूक्लियंस क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी मास नंबर में वहाँ पर 4 की चेंजेस हो जाएगी, 4 की डिफिशियंसी होगी। तो ये बताया गया कि आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम unstable nucleus atomic number and mass number decreases with 2 and 4 digits respectively। ठीक है, यानी आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डिक्रीजेज विद 2 and 4 डिजिट्स रेस्पेक्टिवली। अब ये मान लो कि कोई ए एलिमेंट है, उसका जेड हुआ एटॉमिक नंबर, ठीक है, सॉरी एक्स एलिमेंट आप ले लीजिए, एक्स एलिमेंट है, जेड एटॉमिक नंबर, ए उसका एटॉमिक मास या मास नंबर हुआ। अब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स का इमिशन होगा, तो ये Z-2 हो जाएगा, ये Y हो जाएगा और ये A-4 हो जाएगा, A-4, और यहाँ से क्या होगा? 2He4 आपका बाहर हो जाएगा, यानी ये आपका अल्फ़ा पार्टिकल्स होगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स के इमिट्स होने पर, अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट्स होने पर एटॉमिक नंबर में 2 की और एटॉमिक नंबर में 2 के और मास नंबर में 4 की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो आप ये जानिए आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डिक्रीजेज विद 2 and 4 डिजिट रेस्पेक्टिवली। 2 और 4 डिजिट्स वहाँ पर क्या हो जाते हैं कि कम हो जाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। एग्जांपल में हमने ले लिया 92 यूरेनियम 238। जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से निकालेगा
अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी कि माइनस हो रहा है 2He4 का, ठीक है। तो ये 92 यूरेनियम आपका 90 थोरियम 234 में कन्वर्ट हो जाता है, 90 थोरियम 234, यानी इसी अल्फ़ा पार्टिकल्स को हमने यहाँ पर 2He4 दिखाया है, माइनस मतलब इमिट्स हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसलिए वो आपका क्या हुआ 90 यहाँ पर हो गया और यहाँ 234, यानी कि यहाँ पर 4 की डिफिशिएंसी, यहाँ पर 2 की डिफिशिएंसी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया, आफ्टर emission of beta particle from the unstable nucleus atomic number increase with 1 digit and mass number unchanged। ये मास नंबर अनचेंज होगा, क्यों अनचेंज होगा वो भी आप जानिए। तो आप ये जानिए कि बीटा पार्टिकल्स इमिशन के बाद, बीटा पार्टिकल्स आपका ये आपका इलेक्ट्रॉन लाइक होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया हूँ कि कब वो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट्स करेगा, कब वो बीटा पार्टिकल इमिट्स करेगा। बीटा पार्टिकल का इमिशन करने के लिए उसके पास क्या होगा कि उसके n/p की वैल्यू जो होगी, रेशियो जो होगी वो 1.5 से बड़ी आई होगी, यानी रेशियो उसके स्टेबिलिटी जोन से ज़्यादा आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इसका मतलब न्यूट्रॉन को वो कम कर देगा और उसी के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ये जानिए कि एक न्यूट्रॉन जो होता है ये स्प्लिट हो जाता है एक प्रोटॉन और एक बीटा पार्टिकल्स के फॉर्म में, 1E0। तो अब ये देखिए, ये आपका बीटा पार्टिकल्स हुआ, ये प्रोटॉन्स हुआ। तो प्रोटॉन अगर एक इंक्रीज हो जाएगा तो एक प्रोटॉन में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में एक डिक्रीजमेंट हो जाएगा। तो आप ये देखोगे क्या कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर पर डिपेंड होता है। तो अब ये देखिए, जैसे आपने लिया x, यानी यहाँ पर z लिया, यहाँ पर y, यहाँ पर a ले लिया, ठीक है। तो ये आपका बीटा पार्टिकल्स अगर इमिट्स कर रहा है तो ये z+1 हो जाएगा, z+1 हो जाएगा। ये आपका w एलिमेंट हो गया, w को ही हमने ले लिया, और ये आपका a ही रहा, और यहाँ से क्या हुआ कि -1E0, यानी बीटा पार्टिकल्स इमिट्स हो गया। बीटा पार्टिकल्स क्या हो गया, इमिट्स हो गया। तो एटॉमिक नंबर में यहाँ पर क्या होगा कि इंक्रीजमेंट होगा। थर्ड पॉइंट बताया गया कि आफ्टर इमिशन ऑफ गामा पार्टिकल्स नो चेंज in atomic number as well as mass number। न वह एटॉमिक नंबर में चेंज होगा और न ही मास नंबर में, ठीक है। ओनली इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी चेंज, सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है। उसके एटॉमिक नंबर या मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक। इस तरीके से आप ये देखते हो कि अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स अगर इमिट्स हो रहा है तो वहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स के इमिशन से आप ये देखोगे कि अल्फ़ा से 2 एटॉमिक नंबर, 4 प्रोटॉन मास नंबर में डिक्रीजमेंट होगी। बीटा पार्टिकल से प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाता है और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होती है, इसलिए एटॉमिक नंबर में 1 की इंक्रीजमेंट हो जाती है, बट एटॉमिक मास में या मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ये ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ आप जानिए कि शोडी एंड फजान ने ये बताया कि जो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होता है इसको हम प्राइमरी इमिशन बोलते हैं और गामा पार्टिकल के इमिशन को सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं, ठीक है। ये आप जानते रहिए।
अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स emission are primary emission and gamma particles emission be secondary emission। यानी अल्फा बीटा पार्टिकल के इमिशन को हम प्राइमरी इमिशन बोलते हैं और गामा पार्टिकल के इमिशन को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा पार्टिकल के इमिशन से हायर एनर्जी लेवल का चेंज होता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो होती है वो आप ये कह सकते हो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस वो इमिट्स होगा। अब ये कहते हो कि न्यूक्लियस से अल्फा बीटा पार्टिकल इमिशन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करती है इन कंपेरिजन टू द गामा, इसलिए उसको हम प्राइमरी बोलते हैं और उसको हम सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं। उसको हम प्राइमरी बोलते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि शोडी, फजान एंड रसल ने ये इमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के लिए बताया। अब यहाँ पर आप ये जानिए, ये चीज़ बताया गया, आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स one alpha particles, emission of one alpha particles, element shift to position 2 rows left side in periodic table and emission 1 beta particles, element shift 1 rows, इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं, 1 ग्रुप राइट साइड इन पीरियोडिक टेबल। यानी कि शोडी, फजाना एंड रसल रदरफोर्ड शोडी जिसको आप बोलते हो, इन्होंने बताया कि अगर एलिमेंट से, अनस्टेबल न्यूक्लियस के एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो जाता है, किसका इमिशन हो जाता है, अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो जाता है, तो वो 2 ग्रुप लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और बीटा पार्टिकल के इमिशन होने पर वो 1 ग्रुप राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा पार्टिकल का शोडी, फजान एंड रसल का आप ये कह सकते हैं कि शोडी, फजान रूल ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ला, इसको हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, शोडी, फजान्स ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ला। यानी शोडी, फजान ने दिया, क्या दिया, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ला, कि कैसे ग्रुप डिस्प्लेस होता है आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स के इमिशन की आफ्टर। ठीक है, ये चीज़ आप जानते रहिए। चलो बच्चों, अब हम लोग एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे जो हमारा होगा रेट से रिलेटेड, है ना। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हमें जानना होगा। क्या जानना होगा, रेट ऑफ
रेडियो एक्टिव डीके। तो एक चीज़ हम आपको बताएं कि रेडियो एक्टिव डीके बताने से पहले मैं आपको रेट बताना चाहता हूँ। व्हाट इज़ रेट? रेट क्या है? जैसे किसी चीज़ का रेट आप निकालते हो तो यूनिट के रिस्पेक्ट में निकालते हो। रेट किसके रिस्पेक्ट में निकालते हो? एक के रे भाई, किसी का रेट अगर पूछते हो तो 1 किलो, 1 लीटर, 1 क्विंटल, 1 ग्राम, ऐसे ही रिस्पेक्ट में, यानी यूनिट के रिस्पेक्ट में ही किसी चीज़ के वैल्यू को डिटरमाइन करते हो। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज आप निकालते हो। क्या निकालते हो? रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज जो निकालोगे यहाँ पर चेंज में, तो वो यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट से निकालोगे। किसके रिस्पेक्ट से निकालोगे? यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो रेट हम निकालते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए, रेट क्या होगा? तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन अमाउंट। अब वो अमाउंट कुछ भी हो, चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। भाई किसी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम इंटरवल। यूनिट टाइम इंटरवल, यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम में, एक फिक्स टाइम में, या आप कह सकते हैं यूनिट टाइम में जो चेंज होगा वही उसका रेट होगा। वो उसका क्या होगा? रेट होगा। एक सिंपल सी बात हम कह देते हैं कि जैसे एक कोई सब्सटेंस है, अगर वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा हो, ये इनिशियली T0 टाइम पर ये इसका अमाउंट 10 ग्राम रहा, तब तो ये ज़ीरो। T टाइम आफ्टर T1 टाइम पर ये 5 ग्राम हो गया। ये क्या हो गया? 5 ग्राम हो गया। तो अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि जब ये 5 ग्राम हो जाएगा तो इस 5 ग्राम में इसका चेंज क्या होगा? चेंज इन अमाउंट क्या हो जाएगा? चेंज इन अमाउंट क्या होगा भाई? 10 ग्राम पहले था, 5 ग्राम अब हो गया, यानी 5 ग्राम यूज हो गया। कितने टाइम में हुआ? T1 माइनस T0। टाइम जो लगा वो कितना लगा? वो T1 माइनस T0 टाइम लगा। तो अब इसका अगर आप रेट निकालोगे, अब इसका अगर रेट आप निकालते हो, ठीक है, इसका अगर आप रेट कैलकुलेट करते हो तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/T1 माइनस T0 होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि T1 माइनस T0 टाइम में चेंज हो रहा है 5 ग्राम का। तो वन टाइम में, यूनिट टाइम में आप ये कह सकते हैं, यूनिट टाइम में कितना चेंज हो जाएगा? तो 5/T1 माइनस T0। और यूनिट टाइम में जो चेंज होता है उसे अब क्या बोलते हो? रेट बोलते हो। अब एक चीज आप जानिए, जैसे हमने 5 ग्राम यहां पर ले लिया, चेंज जब भी निकाला जाता है वो फाइनल माइनस इनिशियल से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? चेंज जब भी निकाला जाएगा तो वो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल अमाउंट AF माइनस AI। तो फाइनल अमाउंट यहां पर क्या है? फाइनल अमाउंट 5 ग्राम बचा हुआ है और इनिशियल अमाउंट कितना था? 10 ग्राम। तो वैल्यू क्या आया? -5। क्या आया? -5 आया। ये देख रहे हैं, यानी कि चेंज जब भी निकाला जाता है वो फाइनल माइनस इनिशियल से ही निकाला जाता है, AF माइनस AI से। तो 5 माइनस 10 यानी निगेटिव हुआ। इसीलिए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब हम रेट लिखते हैं, रेट जब भी लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज जब लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट के अमाउंट को लेते हैं, रिएक्टेंट के अमाउंट को, तो चेंज इन रिएक्टेंट अगर हमने लिया, रिएक्टेंट के अमाउंट को अब से R यानी रिएक्टेंट, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं? माइनस। और टाइम जो रहेगा वो डेल्टा T हम लिख देंगे, यानी कि डेल्टा T टाइम चेंज हो गया, यानी जैसे T1 माइनस T0, ये आपका क्या हुआ? चेंज इन टाइम है। तो चेंज इन टाइम को हमने डेल्टा T लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? डेल्टा T लिख दिया। अब अगर ये स्मॉल टाइम में,
स्मॉल टाइम का चेंज, अगर हम इसको बहुत छोटे समय में चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाहें, इंस्टेंटेनियस टाइम में अगर निकालना चाहें, तो इंस्टेंटेनियस टाइम में जो रेट होगा, इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा, वो यही आपका डेल्टा की जगह पर डी लिखा हुआ मिलेगा आपको, डी आर अपॉन डी टी। यानी जब छोटा समय लगेगा तो छोटा चेंज होगा, बड़ा समय लगेगा तो बड़ा चेंज होगा। ये आप जानते रहिए, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन ऑफ रेट? रेट सबको समझ में आया कि रेट क्या होता है? चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम इंटरवल। यूनिट टाइम इंटरवल में जो चेंज होगा वही उसका। अब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, अगर यही प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट फाइनल ज़्यादा होगा और इनिशियल कम होगा। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में तो आप ये कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप प्रोडक्ट की बात करो तो चेंज का नंबर डिजिट वही रहेगा, लेकिन अब प्रोडक्ट का चेंज जो देखोगे वो आपका रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखोगे, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका डी पी होगा और टाइम वही डी टी। ठीक है। अगर प्रोडक्ट की चेंज को देखेंगे, रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट की चेंज को देखेंगे। ठीक, ये चीज़ आप जानिए। जैसे कि आगे आप लोगों को मिलेगा क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स, तो वहाँ पर आपको और भी इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में आपको जानना है। ठीक है, और भी इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में तो थोड़ा सा बस यहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको सिखाऊंगा बस कि ये कैसे क्या हो रहा है। तो जैसे कि आप जानिए कि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करता है। अब ये आपको अभी थोड़ा सा लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये आप केमिकल काइनेटिक्स में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कि एक रिएक्टेंट जो होगा वो रेट को डिटरमाइन करेगा, यानी सिंगल रिएक्टेंट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जानिए कि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन show first order of reaction means one reactant concentration determine the rate of reaction.